हर कोई बच्चा सीसो पर जरूर खेलता है, चाहे पार्क में हो, गार्डन में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी। ये भी एक एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम का। ये वाला इक्विलिब्रियम आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी करोगे। केमिस्ट्री में हम कुछ अलग तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम केमिकल से रिलेटेड है, वही मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। एक साइड अगर कंपाउंड बढ़ गया, उसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए दूसरे में कन्वर्ट होना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमें पता है रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। बट अगर रिएक्शन हो रही है दोनों तरफ, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में, जैसे ये नीचे आपको एनिमेशन में दिख रहा है, रिएक्टेंट किसी एक टाइम पर ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, बट रिएक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी हो रही है। मींस रिएक्शन अकर इन बोथ द डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तब एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आगे की रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस स्टेट में मैं अपनी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में कहूंगी, मतलब मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है। जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो डेफिनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन डू नॉट शो एनी चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के पैसेज के साथ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में कोई फर्क ना पड़े, तब मैं रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में बोलूंगी। और हर इक्विलिब्रियम के लिए दो तरह के फोर्सेस होते हैं। ये देखो रस्साकसी की गेम, इसमें दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं। दो तरह के फोर्सेस हैं, एक है लेफ्ट साइड पर, एक है राइट साइड पर। टू अपोजिंग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स है टुवर्ड द लेफ्ट और दूसरा फोर्स है टुवर्ड द राइट। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स इक्वल हो जाए। मींस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, व्हेन रेट ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेस, ये जो दोनों अपोजिंग फोर्सेस है ना, जब रेट ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेस बिकम इक्वल, दोनों फोर्सेस इक्वल रेट पर लगे, मतलब जितना फोर्स लेफ्ट पर लग रहा है उतना ही फोर्स राइट पर लग रहा है, तब मैं बोलूंगी कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ये दोनों अपनी पोजीशन पर बीच में कब रहेंगे, जब जितना फोर्स लेफ्ट पर लग रहा है उतना ही फोर्स राइट पर लग रहा है। सो हमने इसी तरह के इक्विलिब्रियम स्टडी करने हैं इन केमिकल इक्विलिब्रियम। इफ अपोजिंग फोर्सेस इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंज, अगर सिर्फ फिजिकल चेंज है, इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, तब मैं इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलूंगी। बट अगर केमिकल चेंज है तब इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम कॉल करेंगे। अभी इस वीडियो में हम फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे, जिसमें जो रिएक्शन है वो फिजिकल चेंज अंडरगो कर रही है, मतलब चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो मैं क्या कहूंगी, मेरे पास दो तरह के रिएक्टेंट है, ए और बी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी में। रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है, मींस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। मैं इसको इस एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, डबल साइडेड एरो, मतलब मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, ए बी सी डी में भी कन्वर्ट होंगे और सी डी बैक टू ए बी भी कन्वर्ट होंगे। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। अब कंसीडर करते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। सबसे पहला एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, मतलब मेरे पास स्टेट चेंज हो रही है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। इसका एग्जांपल ले रहे हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। सपोज आपके पास एक कंटेनर है जिसके आर पार हीट नहीं जा सकती, ना हीट एंटर कर सकती है ना हीट लीव कर सकती है। आपने क्या किया, इस कंटेनर में एक तो आइस ली, साथ में कुछ वाटर ऐड कर दिया और कुछ इस तरीके से ये सिस्टम मेंटेन करा कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहे, बॉक्स को बंद कर दिया। अब जब बॉक्स बंद है, नो हीट कैन एंटर और लीव, ना हीट इस बॉक्स के अंदर जा सकती है ना हीट इस बॉक्स से बाहर आ सकती है, मतलब इस सिस्टम को ना हीट लीव कर सकती है ना हीट एंटर कर सकती है। तो क्या होगा, ये पूरा ऑपरेटर्स 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है। तो दो तरह के प्रोसेस अकर होंगे, एक तो आइस होगी मेल्ट और दूसरा होगा वाटर फ्रीज। ये दोनों प्रोसेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर फ्रीज 0 डिग्री पर होता है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो आइस है वो मेल्ट भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। मतलब इस सिस्टम में दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो आइस मेल्ट हो रही है और दूसरा वाटर फ्रीज हो रहा है, और इन दोनों की रेट इक्विलिब्रियम पर इक्वल हो जाएगी। जिस स्पीड से आइस मेल्ट होगी उसी स्पीड से वाटर फ्रीज होगा, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाऊं, H2O सॉलिड जो आइस थी वो इक्विलिब्रियम में आ गई विद H2O लिक्विड जो कि वाटर है,
तो सॉलिड और लिक्विड में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो मैं यहाँ से डेफिनेशन कर रही हूँ मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म जब इक्विलिब्रियम में आ जाती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन जरूरी है, प्रेशर कैसा होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम मतलब मैंने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया, मैंने ऊपर मैनोमीटर लगाया हुआ है प्रेशर के लिए। जब वाटर बॉईल हो रहा है, कुछ वाटर यहाँ पर ऊपर वाली सरफेस पर ट्रैप होना शुरू होगा, वाटर वेपर्स यहाँ पर आकर कंडेंस होंगे, ठंडे होंगे, ठंडे होने पर वो वाटर वेपर्स फिर से वाटर में जाएंगे। मतलब दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो वाटर बॉईल हो रहा है, बॉईल होने के साथ साथ जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। मींस जब इन दोनों का रेट सेम हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम आ जाएगी। सो इफ वाटर इज टेकन इन वेसल में मैंने वाटर लिया, वाटर बॉईल हो रहा है, वेपर में जा रहा है, एट सेम टाइम कुछ वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं बैक टू लिक्विड स्टेट। जिस स्पीड से बॉइलिंग हो रही है अगर उसी स्पीड से कंडेंसेशन होगी तब मैं बोलूंगी द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। और इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ, H2O लिक्विड, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद H2O वेपर्स या गैस, मतलब लिक्विड और वेपर्स में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर दो तरह के प्रेशर है, एक तो जब वाटर वेपर्स में जा रहा है उस वक्त उन वेपर का प्रेशर है, उसे कॉल कर रहे हैं वेपर प्रेशर, और एक प्रेशर है बाहर एटमॉस्फेयर का, जो भी आसपास एटमॉस्फेयर है वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। मतलब दो तरह के प्रेशर है, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा है वेपर प्रेशर। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तब वाटर या लिक्विड बॉईल करना शुरू करता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टेम्परेचर पर लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर और वेपर वापस कन्वर्ट होते रहते हैं लिक्विड में। नेक्स्ट है एग्जांपल सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का। सब्लिमेशन हमने पढ़ा हुआ है। सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, सॉलिड डायरेक्टली गैस में जाता है। एग्जांपल सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। ये जो आयोडीन है वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेज में जाती है और वॉयलेट कलर के, पर्पल कलर के वेपर्स बनते हैं। हमने क्या किया है, सॉलिड आयोडीन ली, इसको एक क्लोज्ड वेसल में रखा, वेपर्स दिखने शुरू होंगे वेसल में। जब हमने सॉलिड आयोडीन को रखा, वॉयलेट वेपर्स स्टार्ट अपीयरिंग इन द वेसल्स, जिनकी इंटेंसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। मतलब एकदम से ज्यादा वेपर्स बनते जाएंगे और एक स्टेज आ जाएगी जिस वक्त इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अब इंटेंसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। मतलब इस इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन होता है अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन, गैस से वापस सॉलिड बनना। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, सॉलिड से गैस बन रहा है जो कि है सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बन रहा है जो कि है डिपोजिशन। जब इक्विलिब्रियम है तब इन दोनों का रेट सेम हो जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, जहां सॉलिड वेपर में जा रहे हैं और बैक वेपर से सॉलिड में आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सपोज आपने फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया एट अ सर्टेन टेम्परेचर, आपने उसमें शुगर डिसॉल्व करना शुरू की। ये तो नहीं होगा ना जितनी मर्जी शुगर डिसॉल्व करते रहो वो डिसॉल्व होती जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक स्टेज आ जाती है, उसके बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है। मींस दो प्रोसेस होते हैं, एक तो जो शुगर है वो डिसॉल्व हो रही है और साथ साथ शुगर क्रिस्टलाइज होना भी शुरू हो जाती है। जब इक्विलिब्रियम आता है उस वक्त ऐसा लगता है कि और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही या शुगर नीचे जाकर बैठी जा रही है। मतलब दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, शुगर डिसॉल्व भी हो रही है और साथ साथ सॉल्यूशन से बाहर आकर शुगर क्रिस्टलाइज या प्रेसिपिटेट भी हो रही है। इफ मोर और मोर शुगर इज एडेड इनटू फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर मैं शुगर ऐड करती जाऊं वाटर में, फर्स्ट शुगर विल कीप ऑन डिसॉल्विंग, शुगर डिसॉल्व होगी, फिर उसके बाद एक स्टेज आ जाएगी जब और शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी और नीचे सेटल करना शुरू हो जाएगी, मींस नीचे बैठ जाएगी। उस वक्त मैं बोलूंगी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जितनी शुगर डिसॉल्व हो रही है उतनी ही प्रेसिपिटेट हो रही है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स, कितने ग्राम सॉलिड मैं डिसॉल्व करूं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जैसे वाटर, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब और शुगर या और सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, उस अमाउंट ऑफ सॉलिड को उसकी सोल्युबिलिटी बोलेंगे। सपोज एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल आपके पास 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर, क्योंकि डेंसिटी वाटर की 1 है तो ग्राम और मिलीलीटर सेम होगा। 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट है, आपने उसमें कोई एक सोल्यूट, सपोज शुगर ही डिसॉल्व करना शुरू की।
सपोज उसके अंदर 10 ग्राम शुगर डिजोल्व होगी और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, तो सोल्यूबिलिटी कितनी हुई 10 ग्राम। उस गिवन सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी सोल्यूबिलिटी होगी 10 ग्राम, कि हम कितना सॉलिड ग्राम्स में ले जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इन गैस एंड सॉल्यूशन। आपने देखा होगा जैसे हम सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकदम रश करके बाहर निकलती है। मतलब किया क्या होता है, हाई प्रेशर पर गैस को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया होता है। जैसे ही हम बोतल ओपन करते हैं, प्रेशर कम होता है, गैस रशेज आउट, वो एकदम से बाहर आ जाती है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उस वक्त जितनी CO2 डिसॉल्व हो रही है उतनी ही CO2 बाहर आ रही होगी। मीन्स इक्विलिब्रियम इज गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड अंडर प्रेशर। अगर हमने सील्ड सोडा वाटर बोतल ली, मतलब सील्ड है बोतल, जब सील है तो हाई प्रेशर है, CO2 गैस बहुत ज्यादा डिसॉल्व्ड है, मास ऑफ CO2 गैस डिसॉल्व्ड इज आल्सो हाई। जैसे ही हमने बोतल खोली, प्रेशर डिक्रीज हुआ, डिक्रीजेस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हुई, गैस एस्केप्स आउट, जो गैस उसके अंदर डिसॉल्व थी वो बाहर आ गई। मतलब जैसे ही प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हुई। सॉल्युबिलिटी और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसे ही हेनरीज लॉ बोलते हैं। अभी 11th क्लास में लर्न कर लो हेनरीज लॉ, अभी 11th क्लास में लर्न कर लो हेनरीज लॉ, 12th में दोबारा करोगे। द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है, वो हेनरी लॉ देता है, जो क्या कहता है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी एक सॉल्वेंट में कितनी गैस डिसॉल्व है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो मास है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा मास गैस का डिसॉल्व होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना कम डिसॉल्व होगा। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वो कांस्टेंट है यहाँ पर K, विच इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। ये जो हेनरीज कांस्टेंट है, ये नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। कौन सी गैस किस लिक्विड में डिसॉल्व कर रही है और कितने टेम्परेचर पर, उसके अकॉर्डिंग K की वैल्यू आएगी। मतलब सिंपल सा याद रखना है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व, जितना कम प्रेशर उतनी कम गैस डिसॉल्व। अब हमने जितने भी इक्विलिब्रियम करे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। एट इक्विलिब्रियम सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बिकम कांस्टेंट। कुछ प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है। जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। लिक्विड वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि वेपर्स हैं तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा जब लिक्विड वेपर में जा रहे हैं और वेपर लिक्विड में जा रहे हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, मतलब सॉल्युबिलिटी। गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल जैसे मैंने लिया था CO2 दो तरफ प्रेजेंट है। एक CO2 प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ गैस और दूसरा CO2 प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन, CO2 इन सॉल्यूशन। ये दोनों गैस है, एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है और एक गैसीय स्टेट में है। तो क्या चीज कांस्टेंट है, गैस इन एक्वस या सॉल्यूशन कह लो, अपॉन जो गैसीय स्टेट में है। इन दोनों का रेशो एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब CO2 जो कि सॉल्यूशन में है और CO2 जो कि गैसीय स्टेट में है, ये रेशो कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैस कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। अगर गैस इन्वॉल्व है तो वेसल क्लोज होना चाहिए। इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। मतलब गैस वाला सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉल्यूशन वाला गैस में आ रहा है, ये स्टेट चेंज हो रही है तो ये डायनेमिक है, मतलब मूव करी जा रहा है, चेंज हो रहा है, बट होता स्टेबल है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बिकम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं ना, उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएंगे और मुझे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब मैं शुगर डिसॉल्व करी जा रही हूँ बट वो शुगर नीचे बैठी जा रही है। मतलब मुझे तो लग रहा है जो मैं शुगर डाल रही हूँ वो डिसॉल्व हो ही नहीं रही, वो नीचे जाई जा रही है, सेटल डाउन हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट हो गया, रिएक्शन हो ही नहीं रही, बट असल में शुगर डिसॉल्व भी हो रही है और साथ साथ नीचे सेटल भी हो रही है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम देयर एग्जिस्ट एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसे कैसे समझना है, वही CO2 वाला एग्जांपल दे रही हूँ। CO2 दो स्टेट में है, एक तो गैसियस और एक एक्वस। तो मैं क्या कह सकती हूँ, रेशो ऑफ CO2 एक्वस अपॉन CO2 गैस, जो अभी किया था, अभी लिखा था इट इज कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशंस हैं उनकी रेशो कांस्टेंट हो जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉल करते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स एक्सटेंट टू विच प्रोसेस प्रोसीड्स बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड।
मतलब ये कांस्टेंट बताएगा इक्विलिब्रियम से पहले कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ कंसीडर किया है फिजिकल प्रोसेस, सेकेंड पार्ट में हम केमिकल प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। होप आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।